नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय हिंद सर। और हमारे देश के प्यारे भारतवासियों, मैं हूं जनार्दन पांडे। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो विद जनार्दन। आज हम जिस भारत देश में दोस्तों रह रहे हैं उसका नाम है प्यारा भारत, इंडिया। जो हमें आज़ादी मिली है ना दोस्तों, ये बहुत ही टफ है। तो आज ये वीडियो उस संघर्ष भरी कहानी की रहेगी, जीरो से लेकर के पूरी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या स्टेप हुए, पूरा वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। हर चीज़ों पे जाएंगे, हर मूवमेंट पे किसने कब क्यों कैसे किया। तो वीडियो में आप बने रहिए। आज आज़ादी की लड़ाई, आज हम पूरा इंडिपेंडेंस डे हमारे 1857 से लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर के पूरी कहानी का हम जीरो से लेकर के यहाँ तक पूरा करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट सब कुछ हम कवर करेंगे और आपको वीडियो में पूरा मज़ा आने वाला है। नरेट मैं करूँगा, कुछ फ़ोटोज़ रहेंगे, कुछ वीडियोज़ रहेंगे विजुलाइज कराने के लिए। पूरा साथ में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, उन्हें दिखाइए कि ये भारत देश की जो आज़ादी है ऐसे नहीं मिली। चलिए, क्या आपको पता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी कहानी है जिसमें बहादुरी, बलिदान और अदम्य साहस की मिसालें छिपी हुई हैं। यह कहानी सिर्फ एक देश की आज़ादी की नहीं बल्कि 1 करोड़ लोगों की आवाज़ बनने की है। 1860 के दशक में भारत की धरती पर बगावत की बूंदें फटने लगी थी। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद क्या भारतीयों ने आज़ादी का सपना देखना शुरू कर दिया था? आपकी क्या राय है? क्या एक देश को आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत होती है? यह सवाल आपके मन में उठता होगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहां हम देखेंगे कि एक अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी जो केवल व्यापार के लिए आई थी, उसने पूरे भारत को अपने शक्तियों में जकड़ लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और प्लासी का युद्ध की बात करें, ये 1757 में हुआ था। कहानी की शुरुआत 1600 के दौर में होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी से चार्टर मिला जिसने कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। लेकिन क्या व्यापार करना उनका एक मकसद था? 1608 में सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचे और कंपनी ने सूरत में पहली व्यापारिक चौकी स्थापित की। धीरे धीरे कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बंबई जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रण पा लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ व्यापारिक ठिकानों के जरिए पूरे देश पर कब्जा कैसे कर सकी? कंपनी के व्यापार से राजनीति तक का सफर। शुरुआत में अंग्रेज व्यापारी शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार कर रहे थे, लेकिन उनके इरादे धीरे धीरे बदलने लगे। कंपनी का फायदा तब होने लगा जब भारत के विभिन्न राज्य आपस में लड़ाई लड़ने लगे हुए थे। क्या आपको लगता है कि ये सभी राजा, महाराजा, राजपूत, रजवाड़े अपनी राजनीतिक स्थिति को समझने में असफल रहे? प्लासी का युद्ध न सिर्फ एक युद्ध था बल्कि ब्रिटिश कंपनी के राजनीतिक दबदबे का पहला कदम था। क्या यह युद्ध सिर्फ एक लड़ाई थी या पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को प्रभावित करने वाला था? युद्ध के परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला हार गए और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई 1857। इसके बाद ब्रिटिश शासन का विस्तार तेजी से हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के रजवाड़ों को एक ब्रिटिश उपनिवेश में बदल दिया गया। क्या आपको पता है इस दौरान भारतीय समाज में क्या परिवर्तन हो रहे थे? कई लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष महसूस कर रहे थे, खासकर किसानों और सैनिकों के बीच। कंपनी ने भारतीय संसाधनों का शोषण किया और अत्यधिक करों का बोझ डाला। 3 गुना लगा देना पड़ेगा। तो ये कहानी अगर मैं संक्षेप में बोलूं, ये ईस्ट इंडिया की शुरुआत, कंपनी का यह सफर हमें सिखाता है कि कैसे व्यापार के बहाने एक ताकतवर साम्राज्य स्थापित किया गया। क्या यह हमें यह नहीं बताता है कि कभी कभी हमारे सामने छोटे दिखने वाले मुद्दे भी बड़े बदलाव की नींव रख सकते हैं? तो 1857 में जो नींव पहली रखी गई थी भारतीय स्वतंत्रता की, वो एक बहुत बड़ी पहल थी। कभी कभी कहते हैं ना, एक छोटा मूव भी एक बड़े मूव में। अब बात करते हैं, जैसे ही भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ा, उनके खिलाफ
प्रतिरोध की पहली चिंगारी जलने लगी। क्या आप जानते हैं कि यह चिंगारी किस प्रकार भड़की? अंग्रेजों द्वारा भारतीय संशोधनों का शोषण 18वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का बेहतरीन तरीके से शोषण करना शुरू किया, तब कई भारतीयों के मन में असंतोष की भावना जगी। अत्यधिक कारण धान नीतियां या कर टैक्सेस का मैं बताऊं जो उनके रूल्स थे, ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर भारी कर लगाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। यह नीति किसान की रोजी रोटी को छीनने का काम कर रही थी। आपको क्या लगता है, एक आम किसान अपनी मेहनत की कमाई को बिना किसी संघर्ष के खोने देगा? कहते हैं ना किसान तब पागल था, ना आप पागल है, ना कभी पागल रहेगा। क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है उसे अपनी रोटी की और रोजी की कीमत पता होती है। यही कारण था कि आम लोगों से लेकर सामंतों में पर सभी लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह असंतोष एक संगठित संघर्ष और तरफ बढ़ने लगा। अगर मैं स्वतंत्रता की लड़ाई बात करूं, 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, इसका मुख्य कारण था 1800 कारतूस विवाद। इस विवाद में भारतीय सैनिकों को एक प्रकार की बंदूक दी गई थी, राइट। तो इसमें एक प्रकार की ये जो बंदूक दी गई थी, आपने एक मूवी देखी होगी हमारे आमिर खान भाई साहब की, उस मूवी में भी दिखाया गया है कि इसके पीछे मेन रीजन क्या था। तो मैं बात करूं, इसमें जो एक बंदूक दी गई, इसमें कारतूस का उपयोग करना होता था, जिसमें जानवरों की चर्बी का उपयोग किया जाता था। यह बात भारतीय सैनिकों के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाती थी, क्योंकि उस समय जो मतलब भारतीय थे, मुस्लिम कम थे, मतलब हिंदू ज़्यादा थे। तो उसमें जो चर्बी लगी होती थी, लोग सूअर की या गाय की चर्बी लगा देते थे, जिससे भारतीयों को थोड़ा मतलब उनको रिलीजियस भावना उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होती थी। इसके अलावा आर्थिक शोषण, विभिन्न भारतीय राज्यों का विलय, जैसी झांसी की रानी और अवध ने भी विद्रोह को बढ़ावा दिया। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में भी व्यक्ति चुप रह सकता था, क्योंकि आग चारों तरफ लग चुकी थी? अगर मैं बात करूं 1857 के मेन हमारे हीरो कौन थे जिन्होंने ये सब शुरू की, तो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों का डटकर सामना किया। उनका साहस और बलिदान भारतीय इतिहास में अमर हो गया। आजकल हम सब अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई का एक बताते हैं कि उनसे सीख लो, प्रेरणा लो। मंगल पांडे विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नायक, जिन्होंने मेरठ में पहले बगावत का झंडा बुलंद किया। क्या आपको नहीं लगता एक व्यक्ति की बहादुरी ने पूरे आंदोलन की दिशा बदल सकती है? कहते हैं जहां चाहे वहां राह है, अगर सोच लो तो हर जगह राह है। तात्या टोपे एक महान सेना नायक, जिसने विद्रोह के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। उसका रणनीतिक दिमाग अंग्रेजों के लिए चुनौती बन गया था। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट, जिन्होंने विद्रोह के दौरान भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास किया, उनका नाम ही विद्रोह के प्रतीक के रूप में उभरा। एटलीस्ट जाते वक्त मुगलों के एटलीस्ट जो लास्ट था उसने कुछ अच्छा किया, जो कहीं ना कहीं देखो ब्रिटिशर्स का कोहराम इतना मच चुका था ना, उससे सभी लोग त्रस्त थे। तो सभी लोग इस प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते थे। तो बहादुर साहब जफर की जो रॉयल्टी थी वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। कहते हैं ना कि जब उनका तानाशाही बढ़ा ब्रिटिशर्स का, तो जितने राजा महाराजा मुगल सबकी खटिया खड़ी हो गई थी, तो सब कहीं ना कहीं से त्रस्त थे। तो अगर मैं बात करूं, विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई, जहां 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। इसके बाद यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर और झांसी में फैल गया। जैसे जैसे विद्रोह बढ़ा, विभिन्न राज्यों में भी संघर्ष होने लगा। क्या आपको लगता है कि इन विद्रोह के कारण नई भारतीयों को एकजुट किया? दिल्ली में बहादुर साहब का जफर ने जो नेतृत्व किया, उसके बाद एक नया जीवन देने का प्रयास मिला। अंग्रेजों ने पूरी ताकत से इस विद्रोह का दबाने का प्रयास किया। इसके परिणाम क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह पहला प्रयास था, लेकिन अंग्रेजों ने कठोर दमन के कारण यह सफल रहा। लेकिन कहते हैं चिंगारी भड़क चुकी थी, लोग जान चुके थे कि व्हाट वुड बी द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस झगड़ा। तो लेकिन भविष्य में इसके संघर्षों की नींव रखी जा चुकी थी, एक शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि इस विद्रोह ने भारतीयों में एक नई चेतना जागरूक की, या केवल शुरुआती थी जो आगे चलकर स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई का आधार बनी। आपको लगता है कि यह विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था? इस प्रकार 1857 का विद्रोह न केवल एक संघर्ष था, बल्कि यह भारतीयों के दिलों में
स्वतंत्रता की लालसा की पहली आहट थी। आगे हम देखेंगे ये चिंगारी आने वाले वर्षों में एक बड़े आग में कैसे बदल गई। अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसकी स्थापना नर्म दल के नेतृत्व में हुई, जिसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। उस समय दो दल होते थे, एक नरम दल, एक गरम दल। गरम दल को आपको पता है हमारे लाला लाजपत राय थे और नरम दल के दादा भाई नौरोजी थे। आपको लगता है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय राजनीति में नया मोड़ लाई? उन लोगों ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए एक संगठन को चुन लिया था। इन नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के साथ शांति से बातचीत और वार्ता के माध्यम से भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। क्या यह रणनीति सही थी या इससे ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहिए था? कहते हैं ना, हमें जीत तो मिली कि, लेकिन अगर ये नरम दल कहता है कि अगर उनके हिसाब से चले होते तो आज़ादी और पहले मिल जाती है, गरम दल कहता है उनके हिसाब से चलते हैं तो आज़ादी और पहले मिल जाती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। तो आगे बात करते हैं स्वराज की मांग। कांग्रेस ने प्रारंभ में स्वराज की मांग की, यानी प्रशासन में अधिक भागीदारी के लिए प्रयास किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने भारतीयों को उनकी राजनीतिक पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिसे उन्होंने प्रशासनिक कारणों से उचित ठहराया, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य मुस्लिम और हिंदू समुदायों के बीच भेदभाव करना, फैलाना था। समझ लो, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स उस समय से चली आ रही है। अंग्रेजों का सीधा मुद्दा था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। लोगों को कास्ट सिस्टम, रिलीजन के नाम पे, किसी न एक्स-वाई-जेड के नाम पे, फैक्टर पे उनको डिवाइड कर दो, उनके बीच में यूनिटी को तोड़ दो, उसके बाद मजे मारो। आपको क्या लगता है कि इस विभाजन से भारतीयों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया? जो उनकी एक्टिव थी, मतलब उनकी जो सोच थी, उससे इंडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो बंगाल के विभाजन के बड़े पैमाने पर असंतोष किया और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन ब्रिटिश सम्मान के बहिष्कार और भारतीय सम्मान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आपको याद है ना, जब हम अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक मुद्दा भी होता है। इस आंदोलन ने न केवल आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम बढ़ाया बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्पादों के प्रति गर्व को भी जागरूक किया। अगर हम बात करें उग्रवादी दल, गरम दल का मुख्य उदय कैसे हुआ? इस समय गरम दल का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेता शामिल थे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे नेता आप लोगों को जागरूक करते हैं? ये नेता सीधे कार्यवाही और आत्मसम्मान की बात करते थे, सीधे भाई भिड़ जाते थे, कहते मतलब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। ये बहुत ही कभी कभार बहुत ही जनरल आपने सुना होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सुना जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का क्या था नाता। यह नारा उस समय की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही एनर्जेटिक हुआ, लाइक उनको पूरा ऊर्जा से भर दिया था। तिलक ने देशवासियों को प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। उनके विचारों ने भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास और साहस भरा। अगर मैं संक्षेप में बोलूं तो इस धारा में हमने देखा कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लेकर के बंगाल के विभाजन और उग्रवादियों के साथ नई उदय एक राजनीतिक चेतना का निर्माण हुआ। क्या यह सही नहीं है कि यह सभी घटनाएं स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? एक स्टेप तो था कि ठीक है, हम लोग मतलब स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो हमें देखना होगा कि यह कैसे यह राष्ट्रवादी आंदोलन भी संगठित होता गया और कैसे यह संघर्ष ने स्वतंत्रता की दिशा में एक नई राह बनाई। इस खंड में हम आगे बढ़ते हैं, क्रांतिकारियों की भूमिका कैसी रही। तो क्रांतिकारियों में आपने नाम सुना होगा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु, जो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा की कार्रवाई में विश्वास करते थे। इसी में काकोरी साजिश हुई और चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों का ब्रिटिश ट्रेन को लूटने का प्रयास किया गया। भगत सिंह की भूमिका लाहौर साजिश केस और उनकी फांसी 1931, भगत सिंह के साम्राज्यवाद की क्रांति में विश्वास,
क्रांतिकारियों की भूमिका, तो हम इसके बारे में आगे देखते हैं। आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में सिर्फ राजनीतिक नेताओं का ही नहीं बल्कि क्रांतिकारियों की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम आगे बात करते हैं उन बहादुर आत्माओं की जिन्होंने अपने जीवन की रक्षा करके देश का बलिदान में बहुत बलिदान दे दिया यार। उन्होंने अपनी लाइफ के स्पैन को एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी सोचा नहीं और बोला कि देश के लिए सब कुछ समर्पित है। तो क्रांतिकारियों का उदय हुआ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब शांतिपूर्ण आंदोलन और वार्तालाप से कुछ नहीं हो रहा था, तब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरू हुआ। युवा पीढ़ी में एक नया जोश और उत्साह था जिन्होंने उन्हें एक नई दिशाई और अग्रसर किया। क्या आपको लगता है कि क्रांतिकारियों की आवश्यकता थी जब राजनीतिक नेता शांति से बातचीत करने में लगे हुए थे? अपने विचार कमेंट में भाई लिखते रहो, क्योंकि आपके विचारों से हमें ये भी पता चलेगा कि आज की पीढ़ी क्या सोचती है और उस समय के सिचुएशन में अगर हम रहे होते, हम आप रहे होते, तो हमारा आपका रिएक्शन क्या होता। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो बने रहिए और इसे शेयर करिएगा। तो आगे हम बात करते हैं महान क्रांतिकारी नेता भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा और प्रभावशाली क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं। उन्होंने अपने विचारों से युवाओं को प्रेरित किया और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आपको लगता है कि एक नारी भी किसी आंदोलन का चेहरा बदल सकती है? भगत सिंह ने 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह के साथी जिन्होंने उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, उनकी बहादुरी ने उन्हें एक आदर्श बना दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि एक व्यक्ति दृढ़ता अन्य लोगों को प्रेरित करती है? उस समय के लोग कितने दृढ़ संकल्पित हुआ करते थे, जो सोचते थे वो करके ले लेते थे। आजकल लोग प्रोमिसेस करते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, यूं प्रॉमिस किया यूं खत्म। मतलब तुम सोचो ना, लोग उधार ले लेते हैं और पैसे और फिर भूल जाते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, ये नाम अंडरलाइन कर लो। यह संगठन युवा क्रांतिकारियों का एक समूह था जो स्वतंत्रता के लिए सशक्त संघर्ष में प्राथमिकता देती थी। उनके विचारों में समाजवाद का भी तत्व था। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संगठन का गठन कैसे किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या थे? और बात करते हैं गदर पार्टी की। यह संगठन विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा स्थापित की गई थी। इनका उद्देश्य था कि भारत में क्रांति लाना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संगठित विद्रोह करना था। काकोरी हत्याकांड की मैं बात करूँ तो 1925 में यह एक ऐसी घटना थी जिसने क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन के सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। क्या आपको लगता है ऐसी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार को परेशान किया? जो सब एक्शन थे इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919, यह घटना ने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। क्रांतिकारियों ने इस घटना को प्रतिशोध लेने का प्रण लिया और आंदोलन को और तेज कर दिया। क्रांतिकारी विचारधारा की बात करें तो उनकी विचारधारा में एक नया दृष्टिकोण था जिसमें समाजवाद, समानता का तत्व भी शामिल था। आपको ये समझना चाहिए कि स्वतंत्रता की लड़ाई सीमित थे तथा उन्होंने समाज में भी बदलाव करने की एक कल्पना की थी, एक इमेजिनेशन किया था। क्रांतिकारियों के संघर्ष ने पूरे देश में जागरूकता का संचार किया और उनका बलिदान और साहस हमारे दिलों में बसा हुआ है। आप ये नहीं मानते हैं कि उनकी कुर्बानियाँ आज भी हमें प्रेरित करती हैं? चाहे मैं भगत सिंह बात करूँ, चाहे राजगुरु की बात करूँ, चाहे सुखदेव की बात करूँ, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूँ, ये हंसते हंसते खेलते हुए मतलब इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की हालत क्या हो गई है। कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम है जिन्हें हमारे युवा, बड़े बुजुर्ग सभी लोग फेस कर रहे हैं। इसे हमें और आपको मिलके हटाना पड़ेगा। आगे देखते हैं इस प्रकार के क्रांतिकारी की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में अनमोल थी। उनके बलिदान और साहस ने भारतीयों को एक नई चेतना दी। आगे हम देखते हैं कि यह संघर्ष देश के हर कोने में फैल गया और एक विशाल जन आंदोलन के रूप में ले लिया। आगे हम बात करते हैं कि क्रांतिकारियों की भूमिका को रोचक और विचारशूल तरीके से प्रस्तुत किया ताकि हम उनकी बहादुरी और योगदान को अच्छी तरीके से समझ सकें।
असहमति आंदोलन 1919 से 1922 और गांधी जी की एंट्री। यहाँ पे गांधी जी की एंट्री हो गई। ये गांधी जी आपने मैंने उनकी पर एक छोटा सा वीडियो डाला है कि गांधी जी के बारे में जन्म और उनकी शादी और उनकी मतलब एडवोकेट बैरिस्टर बनने की बाद की कहानी हम यहाँ से शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ। जनरल डायर द्वारा निर्दयता से हमला हुआ। लगभग 1000 से अधिक लोग निरपराध भारतीयों की मौत हुई। एक तरफ से बंदूक की गोली चलाकर फायर करना और जितने लोग थे उस बाग में हत्याकांड से निकलने का केवल एक ही रास्ता था, सबको फायर करके मरवा दिया। न जाने लोग कितने लोग कुएं में मर गए। बहुत ही मतलब मार्मिक वर्णन था। सोचो वहाँ के लोगों ने जब जाके देखा उनके दिमाग में कितना स्पार्क जनरेट हुआ। तो यह ब्रिटिश शासन के प्रति एक नकारात्मकता का दृष्टिकोण का एक बात हुई इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया था। तो गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह का उनका सिद्धांत था। वो कहते थे अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पे चलना है। तो असहयोग आंदोलन की बात की 1920 में। तो ब्रिटिश सामान संस्थाओं और विदेशी उपाधियों का उन्होंने बहिष्कार करने को कहा। पहली बार भारत के हर कोने में लोग एक साथ आए अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। 1900 लेकर 1919 और 1922 के बीच की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुई। इस समय में एक ऐसे नेता का युद्ध हुआ जिसने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारत को एक नई दिशा दी। चलिए जानते हैं इस युग के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं के कार्यक्रम के बारे में। तो महात्मा गांधी की एंट्री के बाद उन्होंने एक नया दृष्टिकोण पेश किया जिसका नाम था अहिंसा और सत्याग्रह। तो एक नए लोगों को सोचा कि चलो भाई गरम दल की बातें छोड़ो, अब हम बात करते हैं एक नए सोच की। और गांधी जी के विचारों से बहुत सारे लोग सहमत भी थे। तो उनकी बातों को लगा चलो भाई गांधी जी की सपोर्ट करते हैं। उनके गांधी जी के सिद्धांतों को बहुत प्रभावित किया। आपको क्या लगता है? क्योंकि आज के ज़माने में जैसा हमने हिस्ट्री पढ़ी है, लोगों के अलग अलग परसेप्शंस हैं, लोगों के अलग अलग विचार हैं। गांधी जी के बारे में लोगों के भी अलग अलग विचार हैं। आप गांधी जी के इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं? अपनी बातों को कमेंट में ज़रूर लिखिए। अच्छा, इस आंदोलन की शुरुआत जलियांवाला के नरसंहार के बाद हुई। गांधी जी ने लोगों से अपील किया कि वो ब्रिटिश सामान संस्थाओं और विदेशी उपाधियों का बहिष्कार करें। आपने देखिए इसका इम्पोर्टेंस ये हुआ कि सभी लोगों को एक साथ लाने में गांधी जी पूरे सफल रहे। और आम लोगों ने भी सुना और आम जनता लोगों ने भी सुना। उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया, उसका भी समर्थन किया जो मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए था। और हमने देखा कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद सभी लोग आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ते रहे। तो आगे हम देखते हैं कि ये कहानी इसके बाद गांधी जी की एंट्री के बाद और क्या मेजर डेवलपमेंट आए। तो अगर हम बात करें, साइमन कमीशन हुआ, पूर्ण स्वराज की घटना हुई, दांडी मार्च हुआ, जन भागीदारी हुआ, सिविल नाफरमानी का हुआ। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। जैसे पूर्ण स्वराज की घटना हो गई 1930 हो गया, दांडी मार्च हो गया 1930 हो गया, साइमन कमीशन हो गया 1927 हो गया, सिविल नाफरमानी आंदोलन नमक मार्च 1927 से लेकर के 1930 तक समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। इस अवधि में सिविल नाफरमानी आंदोलन से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नई लहर पैदा की। इस संघर्ष के बारे में जानते हैं आगे। साइमन कमीशन 1927 में इसके बारे में बात करूं तो ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना था। आपको लगता है कमीशन ने लोगों के लिए यह उचित था उस समय? यह साइमन कमीशन लाना मतलब भारतीयों के लिए सही था? ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कमीशन में भारत का एक भी सदस्य नहीं था। भारतीयों के लिए ये वही बात हो गई कि भाई तुमने हमारे लिए रूल बनाए और हमसे पूछा नहीं, हमारे मतलब एक ही हमारी राय भी नहीं ली। तो इस कमीशन के खिलाफ पूरे भारत में व्यापक प्रदर्शन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। क्या आपने सोचा है कि लाला लाजपत राय के प्रयासों ने भारतीय राजनीति पर कितना प्रयास डाला? उनके नेतृत्व में जब लोग साइमन कमीशन के लिए खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तब पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। दुखद परिणाम यह हुआ कि
इस हिंसा के विरोध में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं और वे बाद में 1928 में उनका स्वर्गवास हो गया। इस बलिदान से भारतीय में ब्रिटिश के प्रति एक आक्रोश और बढ़ गया। अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में कांग्रेस का संकल्प कि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। क्या यह सही नहीं है कि भारतीयों ने जो घोषणा की थी, इस घोषणा से लोगों को एक नया एनर्जी फील हुआ और इस घोषणा के बाद लोग और अधिक संगठित हो गए, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। अब हम बात करते हैं दांडी मार्च की। 1930 में इस मार्च का उद्देश्य था, महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च की योजना बनाई थी। आपने देखा हो पुराने समय में जो 500 के नोट हुआ करते थे, उसमें दांडी मार्च के एक फोटो का विवरण दिया गया है। तो यह मार्च 240 मील लंबा था, जिसमें गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर समुद्र तट की यात्रा की। आपको लगता नहीं है कि ये एक बहुत ही साहसी कदम था? उन्होंने लगभग इतना लंबा ट्रैवल किया था पैदल। आज के लोगों को वॉकिंग के नाम पे 4 किलोमीटर चलना हालत खराब हो जाती है। इस मार्च ने ब्रिटिश कानून नमक कानून बनाकर खिलाफ एक अद्वितीय विरोध प्रदर्शन किया था। जन भागीदारी की बात करें तो इस मार्च में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हर वर्ग के लोग एक साथ आए थे। इस भागीदारी में भारतीय समाज में एकजुट नहीं किया। आपको अब देखिए उस समय लोग कितने एकजुट हो गए थे। कहते हैं ना, स्वतंत्रता की राह में हर एक ने सहयोग किया, चाहे पेड़ पौधा, पत्ती हो, जानवर, इंसान हो, सबने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सपोर्ट किया। तो नमक बनाना 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी समुद्र के किनारे नमक बनाकर उस कानून का उल्लंघन किया। सिविल नाफरमानी आंदोलन में बात करें तो आंदोलन का विस्तार, सिविल का मतलब ये था कि लोग ब्रिटिश कानूनों की पालन नहीं करेंगे। इसमें करों का भुगतान करने से मना किया गया और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार शामिल था। क्या आप सोचते हैं कि सरकार के प्रकार के असहयोग ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला? गांधी जी का अहिंसक आंदोलन ने पूरे देश को नई ऊर्जा और आशा से भर दिया। गांधी जी की अपील थी, उन्होंने भारतीयों से कहा कि अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ और अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में मदद करो। एक पॉइंट टू द पॉइंट बात, अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो साइमन कमीशन का विरोध, पूर्ण स्वराज की घोषणा, दांडी मार्च ने स्वतंत्रता संग्राम में एक दिशा का एक नया मोड़ दिया। क्या यह सही नहीं था कि आंदोलन के समय भारतीयों को संगठित होने और अधिकारियों के लिए लड़ने के लिए उसने इन सभी आंदोलनों ने एक नई दिशा दिखाई? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊंचाइयों पर और ले गया है। आगे वाले पार्ट में आगे वाले सेक्शन में हम बात करेंगे कि सिविल नाफरमानी आंदोलन और नमक मार्च के विस्तार को प्रस्तुत होने के बाद अब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस और भारतीय सेना की भूमिका। सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी के साथ उनके मतभेद स्वतंत्रता प्राप्त के लिए बहुत ही कट्टर विचार थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना और बाद में भारतीय वायु राष्ट्रीय सेना INA का निर्माण। INA का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब फेमस स्लोगन है, चलो दिल्ली और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही इम्पोर्टेंट नारा था। बोस की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तलाश, खासकर जर्मनी और जापान के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी क्या प्रेजेंस रही। सुभाष चंद्र बोस, उनकी पूरी जर्नी हम आगे तय करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर सेक्शन के बाद हम हर एक नेता के बारे में, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो यू विल मिस समथिंग। देखो, हमारा काम क्या है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को आपके सामने बताना। थोड़ी मेहनत लगी है तो आप भी थोड़ा पेशेंस होकर सुनिए और मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने कट्टर विचारों और अदम्य साहस से भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी। चलिए जानते हैं उनके योगदान और भारतीय राष्ट्र में उनकी एक कहानी। गांधी जी के साथ उनके मतभेद तो थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के विपरीत स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक अधिक सक्रिय और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया। आप ये सोचते हैं कि इस मतभेद से स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक विविधता प्रदान की?
जिससे उनके कट्टर विचारों ने कई युवाओं को प्रेरित किया और स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष करती रही। फिर मैं वही क्वेश्चन दोहराता हूँ कि नरम दल और गरम दल की मैं बात करूँ, एक लोग कट्टरपंथी लड़ने मरने और झगड़ने के लिए तैयार थे और गांधी जी की सोच थी कि भाई मामला बहुत शांति से सुलझाया जा सके। तो दो लोगों से क्या हो, आपको क्या लगता है इन दोनों लोगों के विचारों से भारतीय समाज के उस समय के लोगों को क्या एक नया मोटिवेशन मिला, उन्हें एक नई रास्ता मिले कि वो दोनों लोग आपस में संगठित हुए, या मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया है? क्योंकि दो मत जब डिफ्रेंशिएट होते हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो मेन मूवमेंट होता है उस पर इम्पैक्ट होता है। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं भारत 19th फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने 1939 में की थी, जिसका मेन एम था उस समय लोगों को एकजुट करना जो स्वतंत्रता के लिए अधिक आक्रामक उपायों के पक्षधर थे, जो लड़ना चाहते थे उसके लिए बेसिकली उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना कर दी थी 1939 में। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INA की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना INA की स्थापना की। यह सेना भारतीयों द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने के लिए एक सशस्त्र बल के रूप में बनाई गई थी। आपको नहीं लगता कि भारतीय सेनाओं का आत्मसम्मान स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को यह प्रदर्शन करती है? INA का नारा था, चलो दिल्ली तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने क्या कभी किसी आपके दिल को छुआ है? आप सुभाष चंद्र की फोटो वो एकदम कैप्टन अमेरिका के रूप में देखते हैं, आपको नहीं लगता कि हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराने में कैप्टन अमेरिका का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल करने वाले थे हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, और उनमें उनका जो प्रेम और उत्साह था भारतीयों के स्वतंत्र कराने के लिए, वो एक अलग ही लालसा समाई थी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की खोज। सुभाष चंद्र बोस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान और जर्मनी जैसे देशों का सहयोग करने का प्रयास किया। इस प्रकार से सहयोग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कैसे प्रभावित करता था? बोस का मानना था यदि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसे विदेशी शक्तियों का समर्थन प्राप्त करना होगा। जापान के साथ संबंध बनाए। बोस ने जापान के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई और अधिक मजबूत किया। INA को ट्रेनिंग देने और सैन्य सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। INA की सैन्य कार्यवाही की बात करूं तो INA ने कई अभियानों में भाग लिया, जिसमें बर्मा की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई शामिल थी। अगर मैं ब्रीफ में बात करूं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कट्टर विचारों भारतीय राष्ट्रीय सेना के सहयोग में देखा। आपने नहीं लगता कि यह सभी चीज़ें मिल करके हमारे फ्रीडम फाइटर को एक मतलब जो फ्रीडम का मूवमेंट था उसमें एक नई एनर्जी स्पार्क कर रही थी, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ अपने आप में मोटिवेट कर रही थी लोगों को। तो ये भी एक टाइप से एडिशनल सपोर्ट था टू द इंडियन इंडिपेंडेंस डे। आगे हम बात करते हैं तो किट इंडिया आंदोलन 1942 और ब्रिटिश का उसका रिएक्शन क्या था? किट इंडिया आंदोलन 1942 में गांधी जी ने बोला करो या मरो का नारा दिया। इस बड़े पैमाने पर नागरिक अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए आग्रह करता है। ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था? कठोर दमन, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, जिसमें गांधी जी और नेहरू जी अन्य बड़े नेता भी शामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ब्रिटिश पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और उनके जो फर्म डिटर्मिनेशन थे उस पर कैसा इम्पैक्ट आया, ये हम इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। 1942 का वर्ष जो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। यह वर्ष था जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया आंदोलन क्विट आंदोलन की शुरुआत की थी, और इस आंदोलन के बारे में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। क्विट इंडिया आंदोलन 1942 महात्मा गांधी का नारा था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस के समिति के सत्र में करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। क्या आप सोचते हैं कि यह नारा भारतीयों को एकजुट करने में कितना महत्वपूर्ण सहयोग था? इस नारे का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सशक्त निर्णायक संघर्ष में उत्कर्ष के लिए प्रेरित करना। जन भागीदारी भी इसमें बहुत ज़्यादा रही और लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। ब्रिटिश का जो था उन्होंने दमन की
बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां की। महात्मा गांधी, नेहरू, पंडित सभी लोग शामिल थे। लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था और गांधी जी को अलीसर जेल में बंद किया गया, जिससे आंदोलन की अगुवाई करने वालों की नेताओं में कमी हुई थी। इस दमन ने भारतीय लोगों में और अधिक गुस्सा भर दिया। स्थानीय दमन की मैं बात करूं तो कई अधिकारियों ने अवज्ञा मामले में सबसे बल का प्रयोग किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड में ब्रिटिश सरकार के संकल्प को कमजोर कर दिया। युद्ध के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दबाने में असमर्थ हो गए। आपको नहीं लगता ब्रिटिश सरकार इस समय जब वो ढीला पड़ने लगा था उनका पेंच, तो 1942 के बाद कहीं न कहीं छोड़ो यार, चीज़ें जब हैंडल नहीं होती हैं, छोड़ो चलो अपने देश, तो कहीं न कहीं उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को भारत में एक राजनीतिक सुधारों के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक उनकी फ्रीडम की एक पॉसिबिलिटीज नजर आने लगी। क्विट इंडिया आंदोलन के बाद बहुत सारे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आगे बढ़ते देखते हैं कि ये घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कैसे बात सहयोग की। विभाजन और स्वतंत्रता की ओर मुस्लिम लीग की जिन्ना की भूमिका, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन और एकीकृत भारत के प्रस्ताव की विफलता, माउंटबेटन योजना 1947, भारत के 2 अलग अलग राज्यों भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने का निर्णय, स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947, 14 और 15 अगस्त की रात नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा और प्रसिद्ध ट्विस्ट विथ डेस्टिनी के भाषण के साथ की थी। चलिए, विभाजन के बाद भयावह दृश्य, बड़े पैमाने पर विस्थापन, दंगे और हत्याएं, इस नेक्स्ट सेक्शन में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा स्वतंत्रता की लड़ाई कितनी भी कठिनता से भरी रही हो, लेकिन हम सब एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहां भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन की कठिनाइयां बड़ी छिपी हुई हैं और आप सब नाजुक घटनाओं के बारे में जानते हैं। मुस्लिम लीग में जिन्ना की भूमिका कैसी रही? मुस्लिम लीग जिन्ना, दोस्तों बात करते हैं मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग जो भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, वो भारत के विभाजन की मांग उठाई। जिन्ना का नेतृत्व करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मांग को जोरदार समर्थन किया, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के रूप में प्रवेश किया था। आप सोचते होंगे जिन्ना की राजनीति में भारत के भविष्य को कैसे प्रभावित किया। पाकिस्तान की मांग, उन्होंने 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का पहला प्रस्ताव पेश किया था। जिन्ना ने इस स्वतंत्रता मुस्लिम राज के रूप में पेश किया। तो उन्होंने बोला कि एक मुस्लिम राष्ट्र का होना चाहिए जिसमें सारे मुसलमान हों। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार के नेताओं के बातचीत करने के बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। इस प्रस्ताव में एकीकृत भारत के रूप में कुछ प्रस्ताव भेजे गए थे, जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत एक संवैधानिक ढांचा को तैयार करने की बात की गई थी। भारतीय नेताओं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे असंतोष और भी बढ़ गया। आपको क्या लगता है, इस क्रिप्स मिशन की विफलता और विभाजन की राह को और सफल बना दिया? माउंटबेटन योजना 1947, लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश सरकार के अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया। बंदा सही था थोड़ा बहुत, जहाँ तक कि अभी हिस्ट्री हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। अब विभाजन का निर्णय हुआ, भारत 2 अलग अलग राज्यों भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने का निर्णय किया गया। निर्णय सही था कि गलत, यह प्रश्न आज भी हमारे मन में है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के डिवीजन के बाद अभी भी दोनों देश सुकून से तो नहीं जिए। पाकिस्तान तो डेफिनेटली नहीं जिया है, भारत भले जी रहा हो। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। 14-15 अगस्त की रात पंडित नेहरू ने अपने प्रसिद्ध ट्विस्ट विद डेस्टिनी के भाषण के साथ भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। क्या आपने सोचा होगा उस समय भारतीय वो जो पल था, मोमेंट था, कितना महत्वपूर्ण था? आप अगर उस समय में रहते तो कैसा फील करते? आजकल हम लोग इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने या चंद्रयान के मून लैंडिंग की खुशखबरी से इतने पागल हो जाते हैं, लेकिन आप सोचो ना, अगर आप इंडिपेंडेंस डे की रात में होते तो कितना अपने आप को फील करते। 15 अगस्त 1947 की सुबह मेरी एक दादी थी, लाइक मैं 7 या 8 साल की थी था जब मैं, तो मेरी एक दादी थी, कहानी सुनाती थी कि जब देश आज़ाद हुआ था
तब वो 7 या 8 साल की थी। तब वो बताती थी कि एक कहानी लोग मतलब बताते कि आज हथकड़ी टूट गई है और देश आज़ाद हुआ, बिस्किट टॉफ़ी बांटे गए थे। उस समय मतलब लोगों में अलग ही उत्साह था, मतलब बहुत चीज़ें बांटे गए थे, कुछ हेलीकॉप्टर से भी उड़ाए गए थे। अब कितनी कहानी सच है झूठी आप तो जानते होंगे, बट लोगों के बीच में जो उत्साह था, प्यार था, लोगों के प्रति जो उमंग था, वो 1947 की वो दिन या रात जो बोला एक अलग ही लेवल पे कहा था। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ वो भयावह दृश्य। उत्सव का माहौल तो था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के विभाजन के बाद जो मारकाट हमारे गदर मूवी में दिखाई गई थी, उससे भी भयानक सिचुएशन थी। बड़े पैमाने पे विस्थापन, विभाजन के कारण लगभग 15 मिलियन लोग अपने घरों से विस्थापित हुए, लगभग 1.5 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं एक रात में इतने सारे लोगों ने अपना घर छोड़ना पड़ा। क्यों मैसेज आया भाई घर छोड़ना है, कुछ नहीं, लोगों को समझ में नहीं आया क्या उठाना है, क्या पैक करना है, क्या रखना है, क्या नहीं, कुछ नहीं। दंगे और हत्याएं, विभाजन के सांप्रदायिक दंगे, लाखों लोगों की जानें चली गई। विभाजन भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा भयावह अध्याय नहीं है? ये क्वेश्चन अगर आप सोचो, आजकल हम लोग बोलते हैं कि इसको बांट दो, उसको बांट दो। उस समय की सिचुएशन पे जो लोग थे उनसे पूछो, हर बंदा डरा हुआ था, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो हिंदुस्तान का। इससे लोगों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ा, बहुत लोगों को मतलब लोग हार्ट अटैक से मर गए, लोग डर के मारे मर गए, न जाने लाखों औरतों के साथ रेप हुआ, बच्चे छूट गए। पाकिस्तान के हो चाहे हिंदुस्तान के, दोनों तरफ ही सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। अगर हम बात करें निष्कर्ष पे, हम दोस्तों पहुंच गए हैं, देश हमारा आज़ाद हुआ। तो भारत की लड़ाई की ये जो थी आज़ादी का सफ़र एक लंबी, कठिन और संकट में रह रही है। हमने देश को स्वतंत्र होते हुए देखा। इस सफ़र में हमने भारतीयों का योगदान देखा, चाहे वो गांधी जी का अहिंसा मार्ग हो या भगत सिंह जैसे युवाओं का बलिदान हुआ हो। यह बहुत ही मेहनत करने के बाद मिली है। संघर्ष और एकता इस स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट किया, चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए रहा हो, सबका लक्ष्य एक ही था और सभी लोगों ने मिलकर के एक दूसरे का सहयोग बने, एक दूसरे का आवाज़ बने। सभी लोगों में एक दूसरे का सपोर्ट करने की जो चुनौती थी उसको आगे सपोर्ट किया। आपने हमें इन सभी एक्शन से सीख लेना चाहिए कि अगर हम आपस में एक दूसरे से सहयोग करने लगें तो हम भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते आज भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। गांधी जी की अहिंसा वाली बात पे अगर हम देखें, उनके लोग आज भी उनके मॉरल कोड्स पढ़ते हैं। क्रांतिकारियों की भूमिका, विभाजन की जो चुनौतियां रही, विरासत रही, भविष्य के लिए शिक्षा यही है। आज की जिम्मेदारी, स्वतंत्रता की विरासत हमें जिम्मेदारी देती है कि हमें अपने भारत देश को और प्रगतिशील और सशक्त बनाए रखना होगा। क्या हम और आप इसके लिए तैयार हैं? आज की सिचुएशन को देखकर लगता है कुछ हद तक हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे ह्यूमन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कास्टिज्म और वुमेन वायलेंस, और एक दूसरे पे लोग प्रतिक्रियाएं हम लोग सोशल मीडिया पे रिएक्ट करते हैं। लेकिन गांधी जी होते तो ये सब सिचुएशन को देखकर क्या रिएक्ट करते? करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्दे बहुत सारे हैं, हमें आपको मिलकर के सॉल्व करना रहेगा। फिर भी हाँ, उस समय की सिचुएशन के कंपैरिजन में हम अभी बहुत अच्छी तरीके से लाइफ जी रहे हैं। उस समय सिचुएशन बहुत ख़राब थी। अब हम दोस्तों विदा लेते हैं। इस तरह कहानी आगे बढ़ती रहेगी और आज हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आप लोगों से फ्री होकर बात कर रहे हैं, अपने एक विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। हम देश को प्रति जागरूक करते रहेंगे, हम आप मिल करके। इसी के साथ जय हिंद। हम दोस्त लास्ट में एक ही या दो लाइन कहेंगे, क्योंकि ये हमने जो पूरा डिस्कशन किया है, अगर हमने किसी की भावनाओं को आहत किया हो तो दिल से सॉरी। क्योंकि कहते हैं ना, वीडियो बना रहे हो तो कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। हम सब भारतवासी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हम भारत, आपस में भाई भाई। बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, सहयोगियों को सहयोग करो और एक सुरक्षित भविष्य बनाओ। जय हिंद। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में।